हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान जीके सुपर ट्रिकली क्लास। दोस्तों, क्लास में बने रहे क्योंकि आज की स्पेशल क्लास है। दोस्तों, इसमें सभी फैक्ट ट्रिक से समझाए गए हैं ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान जीके की सुपर ट्रिकली क्लास में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पुटअप होते हैं। उन्हें हम ट्रिक से देखेंगे ताकि दोस्तों आपको लंबे समय तक फैक्ट याद रहें। और राजस्थान जीके पढ़ना होगा दोस्तों बिल्कुल आसान, वो भी ट्रिक से। तो क्लास में बने रहें। अगर आज की क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास सुपर ट्रिकली क्लास। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। एरिडोसोल्स मृदा, जिसे हम दोस्तों शुष्क मिट्टी कहते हैं। बात करते हैं एरिडोसोल्स मृदा की, जो कि शुष्क मिट्टी कहलाती है। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? एरिडोसोल्स तो शेखावटी और पाली क्षेत्र में। एरिडोसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना और पाली जिले में एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है, जिन्हें हम दोस्तों शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। बात करते हैं अल्पीसोल्स की। अल्पीसोल्स, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यह मुख्यतः दोस्तों जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। अल्पीसोल्स की बात करें, जिससे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यह मुख्यतः जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। इसका प्रसार कहाँ है दोस्तों? जयपुर, भरतपुर एवं अलवर में। बात करते हैं एंटीसोल्स मृदा की। एंटीसोल्स मृदा में दोस्तों पीली भूरी मिट्टी आती है। यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए छापी परियोजना का संबंध दोस्तों किस जिले से है? राजस्थान में छापी परियोजना तो झालावाड़ से। बैथली परियोजना की बात करें तो इसका संबंध है 12 जिले से। नेक्स्ट आती है विलास परियोजना। दोस्तों, विलास परियोजना का संबंध किस जिले से है? 12 से। नेक्स्ट देखिए हरिश्चंद्र परियोजना। दोस्तों, हरिश्चंद्र परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कोटा जिले से। मेवाड़ शुगर मिल्स की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो भोपाल सागर में। नेक्स्ट आता है चौली परियोजना। दोस्तों, चौली परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो झालावाड़ से। तो हमने कौन कौन सी परियोजनाएं देखी दोस्तों? नेक्स्ट देखिए छापी परियोजना का संबंध दोस्तों किस जिले से है? राजस्थान में छापी परियोजना तो झालावाड़ से। बैथली परियोजना की बात करें तो इसका संबंध है 12 जिले से। नेक्स्ट आती है विलास परियोजना। दोस्तों, विलास परियोजना का संबंध किस जिले से है? 12 से। नेक्स्ट देखिए हरिश्चंद्र परियोजना। दोस्तों, हरिश्चंद्र परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कोटा जिले से। मेवाड़ शुगर मिल्स की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो भोपाल सागर में। नेक्स्ट आता है चौली परियोजना। दोस्तों, चौली परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो झालावाड़ से। तो हमने कौन कौन सी परियोजनाएं देखी दोस्तों? नेक्स्ट आती है अजान बांध परियोजना। दोस्तों, अजान बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर है भरतपुर जिले से। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटी रघुनाथगढ़। यह कहाँ है दोस्तों? सीकर में, जहाँ इसकी हाइट कितनी है दोस्तों? 1055 मीटर। नेक्स्ट देखिए राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति। तो दोस्तों, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति। इसकी संख्या कितनी है? 41 लाख। इनकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 41 लाख। ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भील जनजाति। अब नेक्स्ट देखिए मुंडा जाति
अब बात करते हैं दोस्तों, मुंडा जाति के वंशज किस जनजाति को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भील जनजाति को। भील जनजाति को मुंडा जाति का वंशज कहा जाता है। अटक की बात करें तो दोस्तों भीलों में अटक क्या है? तो भीलों के गोत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? अटक। भीलों का गोत्र ये क्या कहलाता है? अटक। नेक्स्ट देखिए सोरी। दोस्तों सोरी क्या है? नेक्स्ट है भाकरबावसी। भाकरबावसी दोस्तों ग्रासीय जनजाति के लोक देवता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए सोरी। दोस्तों ग्रासीय जनजाति में अनाज के भंडार क्या कहलाते हैं? सोरी कहलाते हैं। तो सोरी क्या है दोस्तों? अनाज भंडार। बात करते हैं सामूहिक कृषि। तो दोस्तों ग्रासीय जनजाति में की जाने वाली सामूहिक कृषि ये क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है हारी बावरी। हारी बावरी क्या है दोस्तों? ग्रासीय जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हम क्या कहते हैं? हारी बावरी। नेक्स्ट देखिए सहरिया। अब बात करते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गोपना और टोपा। तो गोपना और टोपा क्या है? तो सहरिया जनजाति के घर ये क्या कहलाते हैं? गोपना और टोपा। बात करते हैं घास फूस का घर। तो दोस्तों सहरिया जनजाति के घास फूस के घर को क्या कहते हैं? टापरी। बात करते हैं कुशीला। कुशीला क्या है? तो दोस्तों ये अनाज की कोठी। अनाज की कोठी क्या कहलाती है? कुशीला। नेक्स्ट देखिए सहरिया जनजाति की कुलदेवी की बात करें तो सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन है? तो कोडिया। कोडिया क्या है दोस्तों? सहरिया जनजाति की कुलदेवी। नेक्स्ट है भाकरबावसी। भाकरबावसी दोस्तों ग्रासीय जनजाति के लोक देवता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए सोरी। दोस्तों ग्रासीय जनजाति में अनाज के भंडार क्या कहलाते हैं? सोरी कहलाते हैं। तो सोरी क्या है दोस्तों? अनाज भंडार। बात करते हैं सामूहिक कृषि। तो दोस्तों ग्रासीय जनजाति में की जाने वाली सामूहिक कृषि ये क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है हारी बावरी। हारी बावरी क्या है दोस्तों? ग्रासीय जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हम क्या कहते हैं? हारी बावरी। नेक्स्ट देखिए सहरिया। अब बात करते हैं दोस्तों सहरिया जनजाति के घरों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गोपना और टोपा। तो गोपना और टोपा क्या है? तो सहरिया जनजाति के घर ये क्या कहलाते हैं? गोपना और टोपा। बात करते हैं घास फूस का घर। तो दोस्तों सहरिया जनजाति के घास फूस के घर को क्या कहते हैं? टापरी। बात करते हैं कुशीला। कुशीला क्या है? तो दोस्तों ये अनाज की कोठी। अनाज की कोठी क्या कहलाती है? कुशीला। नेक्स्ट देखिए सहरिया जनजाति की कुलदेवी की बात करें तो सहरिया जनजाति की कुलदेवी कौन है? तो कोडिया। कोडिया क्या है दोस्तों? सहरिया जनजाति की कुलदेवी। अब बात करते हैं डोल नृत्य की। तो दोस्तों आप जानते हो डोल नृत्य ये मुख्यतः जालौर में किया जाता है। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालौर का। अब देखते हैं गीदड़ नृत्य की। नेक्स्ट है डोल नृत्य। इसका संबंध किस जिले से है? तो जालौर से। बात करते हैं गीदड़ नृत्य की। यह मुख्यतः दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। दोस्तों इस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र का गीदड़ नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए भीलों को वनपुत्र कहा है। तो दोस्तों भीलों को वनपुत्र किसके द्वारा कहा गया? तो इसका राइट आंसर है जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों भीलों को क्या कहा? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वनपुत्र। भीलों को वनपुत्र किसने कहा दोस्तों? जेम्स टोड ने। बात करते हैं पारगी। दोस्तों पारगी किसे कहते हैं? तो भीलों को पारगी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है छोटी बस्तियाँ। छोटी बस्तियाँ क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सहराना। बम नृत्य की बात करें तो बम नृत्य दोस्तों अलवर और भरतपुर का विश्व प्रसिद्ध है। गोसाई की बात करें, गोसाई नृत्य आपसे पूछा जाए दोस्तों गोसाई नृत्य ये किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों भील जनजाति। गोसाई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। अब बात करते हैं
बात करते हैं सांद नृत्य की। सांद नृत्य ये भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए बामनी नदी का उद्गम। अब बात करते हैं दोस्तों बामनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका राइट आंसर है हरिपुरा चित्तौड़ से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आज देखते हैं बकरी की प्रमुख नस्लें, वो भी ट्रिक से। तो दोस्तों आप जानते हो बकरी की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं जमुनापरी, मारवाड़ी, सिरोही, अलवरी, बारबरी, जखराना और बड़बारी। ये नस्लें किसकी है दोस्तों, बकरी की। तो इन्हें हम दोस्तों ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों बकरी की नस्लों को याद करने की ट्रिक क्या है। जमुना मासी से लो अजब बकरी, जमुना मासी से लो अजब बकरी। ये ट्रिक किसकी है दोस्तों, बकरी की नस्लों की। तो जमुना मासी से तात्पर्य दोस्तों जमुनापरी, मारवाड़ी और सिरोही। जबकि अजब से तात्पर्य दोस्तों अलवरी, बारबरी और जखराना। जबकि बकरी से तात्पर्य है बड़वारी। तो बकरी की कौन कौन सी नस्लें दोस्तों, जमुनापरी, मारवाड़ी, सिरोही, अलवरी, जखराना, बारबरी और बड़वारी। ये थी दोस्तों बकरी की प्रमुख नस्लें। तो इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों, जमुना मासी से लो अजब बकरी। जमुना से तात्पर्य दोस्तों जमुनापरी, जबकि माँ से तात्पर्य है मारवाड़ी, सी से तात्पर्य है सिरोही। अजब में देखिए दोस्तों, अजब में ऐसे तात्पर्य है अलवरी, जबकि जैसे तात्पर्य है जखराना और बै से तात्पर्य है बारबरी और बकरी से तात्पर्य दोस्तों बड़वारी। तो बकरी की कौन कौन सी नस्लें हुई, जमुनापरी, मारवाड़ी, सिरोही, अलवरी, जखराना, बारबरी और बड़वारी। ये थी दोस्तों बकरी की प्रमुख नस्लें। आशा करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। देखते हैं दोस्तों ये जो बकरी की नस्लें थी उनमें जमुनापरी ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान में मुख्यतः। जमुनापरी की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान में कोटा, बूंदी और झालावाड़ में मुख्यतः पाई जाती है। जमुनापरी नस्ल बकरी की नस्ल दोस्तों राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं मारवाड़ी नस्ल बकरी की दोस्तों। मारवाड़ी नस्ल ये कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में। मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है, जोधपुर, जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट आती है दोस्तों शेखावटी बकरी की। शेखावटी नस्ल दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावटी, शेखावटी से तात्पर्य क्या है दोस्तों, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। इस क्षेत्र में मुख्यतः बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है दोस्तों, शेखावटी नस्ल। बात करते हैं जखराना दोस्तों। जखराना नस्ल कहाँ पाई जाती है, अलवर में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बात करते हैं तत्ववाद्य यंत्र की। तो तत्ववाद्य यंत्र राजस्थान के कौन कौन से मुख्यतः तत्ववाद्य यंत्र, तो इनमें आता है दोस्तों रावणहत्ता, एकतारा, कामायचा, दुकाका, कम्मट, रवाज और सारंगी। ये थे दोस्तों तत्ववाद्य यंत्र। तो दोस्तों तत्ववाद्य यंत्रों में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, रावणहत्ता, एकतारा, कामायचा, दुकाका, कमट, रवाज और सारंगी। ये थे दोस्तों प्रमुख तत्ववाद्य यंत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रेतीली और बलुई मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली या बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी ये राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। इन्हें दोस्तों हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक है बालू रेत में बाबीजी नाचे। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, बालू रेत में बाबीजी नाचे।
बालू रेत से तात्पर्य दोस्तों बलुई और मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसकी ट्रिक में देखिए दोस्तों बाबी जी, इससे तात्पर्य दोस्तों बाबी जी से तात्पर्य बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। जबकि नाचे से तात्पर्य दोस्तों नागौर और चूरू। तो दोस्तों रेतीली, बलुई और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू क्षेत्र में। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? बालू रेत में बाबी जी नाचे। ये थी दोस्तों रेतीली और बलुई मरुस्थलीय मिट्टी और इनका प्रसार राजस्थान में कहाँ है? तो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू क्षेत्र में। आशा करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहे। देखते हैं दोस्तों राजस्थान के कुछ लोकगीत, जैसे मूमल लोकगीत दोस्तों राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। रसिया की बात करें दोस्तों तो रसिया गीत राजस्थान के किन किन जिलों में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र का। रसिया गीत कहाँ का है दोस्तों? अलवर और भरतपुर क्षेत्र का। जबकि मूमल की बात करें तो ये मुख्यतः जैसलमेर में प्रसिद्ध है दोस्तों मूमल लोकगीत। अब नेक्स्ट देखिए काजलियो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? काजलियो। ये क्या है दोस्तों? एक लोकगीत है और ये दोस्तों एक श्रृंगार गीत है। तो हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण गीत देखे दोस्तों? लोकगीत मूमल जो कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है। रसिया की बात करें तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र का। जबकि काजलियो ये एक श्रृंगार गीत है दोस्तों। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 57। ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 57। आगे देखिए बांदल एक चमड़े से बना वाद्य यंत्र है। ये मुख्यतः किससे बना होता है दोस्तों? मिट्टी से। बांदल किससे बना होता है? मिट्टी से। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बलवंत सिंह मेहता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो याद रखिए मेवाड़ प्रजामंडल। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बलवंत सिंह मेहता। डूंगरपुर प्रजामंडल देखिए। नेक्स्ट क्या है इंपोर्टेंट? प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल। तो इसके संस्थापक कौन है? भोगीलाल पांड्या। दोस्तों भोगीलाल पांड्या का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डूंगरपुर प्रजामंडल। जबकि बलवंत सिंह मेहता इनका संबंध दोस्तों किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से। अब नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख 7 लिफ्ट नहरें। इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें देखिए दोस्तों। सबसे पहले आती है गुरु जम्बेश्वर नहर। सेकंड है कंवर सेन लिफ्ट नहर। थर्ड है चौधरी कुंभाराम नहर। फिफ्थ है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। जबकि 6 नंबर पे देखिए दोस्तों जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। दोस्तों 4th नंबर पे है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। 5 नंबर पे दोस्तों जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। 6 पे है दोस्तों तेजाजी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। जबकि 7वीं है दोस्तों करणी सिंह लिफ्ट नहर। अब देखते हैं दुविधा पुस्तक। तो इसके रचनाकार कौन है? दुविधा पुस्तक के रचनाकार अलेखु हिटलर। हरिकेली नाटक की बात करें तो हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। जबकि दुविधा किसकी है दोस्तों? महत्वपूर्ण पुस्तक अलेखु हिटलर की। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों चित्तौड़ के 3 साके, वो भी ट्रिक से। तो क्लास में बने रहे। अब देखेंगे चित्तौड़ के 3 साके तो किस किस शासक के समय हुए तथा कब कब हुए दोस्तों? तो इन्हें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। इन्हें हम दोस्तों ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रतन सिंह के समय हुआ पहला साका। चित्तौड़ का पहला साका किसके समय हुआ? रतन सिंह के समय। कब हुआ? तो 1303 में।
दूसरा शाखा देखें तो विग्रहराज के समय 1554 ईस्वी में, जबकि चित्तौड़ का तीसरा शाखा उदय सिंह के समय दोस्तों 1567 में हुआ था। अब हम दोस्तों इन्हें ट्रिक से देखते हैं। तो इसकी ब्यूटीफुल ट्रिक है, देखिए रवि उदय हुआ, रवि का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य, सूर्य उदय हुआ, इजी ट्रिक है। रवि उदय हुआ, रवि से तात्पर्य दोस्तों रतन सिंह और विग्रहराज, यानी कि चित्तौड़ का पहला और दूसरा शाखा किन किन के समय हुआ, रतन सिंह और विग्रहराज के समय। जबकि उदय से तात्पर्य है दोस्तों उदय सिंह, यानी कि दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा किसके समय हुआ, उदय सिंह के समय। अब दोस्तों इनकी सन भी याद रख सकते हैं हम ट्रिक से। तो देखिए 1303 में दोस्तों क्या है लास्ट में 3, 1303 में लास्ट में क्या है 3। फिर आगे देखें तो विग्रहराज में 4 और उदय सिंह में देखें दोस्तों तो 5, 6 और 7, यानी कि दोस्तों इसमें काउंटिंग कंटिन्यू आ रही है। दोस्तों इनकी क्रम से देखिए, रतन सिंह में पीछे क्या आ रहा है दोस्तों 3, विग्रहराज वाले में दोस्तों 4, उदय सिंह में देखिए 5, 6 और 7, यानी कि इसको आप क्रम से याद रख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि चित्तौड़ के तीनों शाखे दोस्तों कब कब हुए 1303, 1554 और 1567 में। ये थे दोस्तों चित्तौड़ के 3 शाखे। चित्तौड़ का पहला शाखा रतन सिंह के समय हुआ, जबकि दूसरा विग्रहराज के समय और तीसरा दोस्तों उदय सिंह के समय। अब नेक्स्ट देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता की। तो कुंभलगढ़ सबसे पहले देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, राजसमंद में। निर्माता की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा द्वारा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया, तो 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य। शिल्पी की बात करें दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे, तो मंडन। अब बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनामों की। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं, कुंभलनेर, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जबकि मेवाड़ की आंख दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता की। तो कुंभलगढ़ सबसे पहले देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, राजसमंद में। निर्माता की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा द्वारा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया, तो 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य। शिल्पी की बात करें दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे, तो मंडन। अब बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनामों की। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं, कुंभलनेर, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जबकि मेवाड़ की आंख दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी ये कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जबकि मेवाड़ की आंख दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं, कटारगढ़ दुर्ग को। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, टीकाराम पालीवाल। इनका कार्यकाल 1951 से 1954 ईस्वी के मध्य रहा। ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल। दोस्तों राजस्थान की पशु संपदा से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था बेस प्रजनन केंद्र, ये राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभनगर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, वेलोइंग। ये वेलोइंग क्या है दोस्तों, तो पानी में तैरने की क्रिया, ये क्या कहलाती है, वेलोइंग। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि वेलोइंग, ये वेलोइंग क्या है, तो पानी में तैरने की क्रिया, ये क्या कहलाती है, वेलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले को तोड़कर
डिग जिले का निर्माण किया गया है, या दोस्तों डिग जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों? भरतपुर। इसका राइट आंसर क्या है? भरतपुर जिले को तोड़कर डिग जिले का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? डिग जिले में कितनी तहसीलें हैं? उन्हें हम दोस्तों आगे ट्रिक से पढ़ेंगे। दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंडों को याद रखने की ट्रिक क्या है? कुम्हार का काम नगर की पहाड़ी पर सीढ़ी से चढ़ना। अब कुम्हार से तात्पर्य दोस्तों कुम्हारे उपखंड, फिर काम से तात्पर्य कामा उपखंड। इस ट्रिक में नगर से तात्पर्य नगर, जबकि पहाड़ी से पहाड़ी उपखंड, जबकि सिड्डी से तात्पर्य दोस्तों सीकरी और डिग उपखंड। तो दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंड कौन कौन से हो गए? कुम्हरे, कामा, नगर, पहाड़ी, सीकरी और डिग। ये थे दोस्तों डिग जिले के 6 उपखंड, वो भी ट्रिक से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूपारेल नदी किन किन जिलों में बहती है? तो इनकी ट्रिक देखिए दोस्तों, ABD। इसकी ट्रिक क्या है? ABD। ABD से तात्पर्य दोस्तों A से तात्पर्य अलवर, B से तात्पर्य भरतपुर और D से तात्पर्य दोस्तों डिग। तो रूपारेल नदी दोस्तों कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। वो जिले कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? तो ABD। इसकी ट्रिक क्या है? ABD से तात्पर्य अलवर, भरतपुर और डिग। ये नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गाय की किस नस्ल को अजमेर में रेंडा नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो गाय की कौन सी नस्ल है जिसे अजमेर में रेंडा नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गिर नस्ल। दोस्तों गिर नस्ल को अजमेर में क्या कहा जाता है? रेंडा। नेक्स्ट देखिए, ब्राजील गाय के उपनाम से किस गाय की नस्ल को जाना जाता है? तो वो गाय की कौन सी नस्ल है जो दोस्तों जिन्हें हम ब्राजीली गाय कहते हैं? तो गिर गाय या गिर नस्ल की गाय को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राजीली गाय। अब नेक्स्ट देखिए फाइकोलॉजी। दोस्तों विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फाइकोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा। अब दोस्तों फाइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए शैवालों के अध्ययन से संबंधित। तो नेक्स्ट देखिए एग्रोनॉमी। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का संबंध किससे है? तो मृदा संरक्षण और फसलों के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों ये शाखा एग्रोनॉमी। नेक्स्ट देखिए आर्नियोलॉजी। दोस्तों आर्नियोलॉजी का संबंध किससे है या आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पक्षियों का अध्ययन। आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है ये। दोस्तों राजपूत हितकारिणी सभा के स्थापना कब हुई? 1888 में। कहाँ पर हुई दोस्तों? तो अजमेर में। इसके संस्थापक सदस्य तत्कालीन AGG कौन थे? वाल्टर, कर्नल वॉल्टर के द्वारा। इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार। अब दोस्तों इसको ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो ट्रिक देखिए दोस्तों, राजपूतों का हित वाल्टर चाहते थे। राजपूतों का हित से तात्पर्य राजपूत हितकारिणी सभा, जबकि वाल्टर से तात्पर्य दोस्तों AGG कर्नल वॉल्टर। तो राजपूत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? कर्नल वॉल्टर। अब नेक्स्ट है दोस्तों गौ सेवा संघ। इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में। स्थान, इसकी स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? वर्धा में। संस्थापक की बात करें तो गौ सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जमनालाल बजाज। अब हम दोस्तों इन्हें ट्रिक से देखेंगे। गौ सेवा संघ ट्रिक से। दोस्तों गौ सेवा संघ इसकी स्थापना कब हुई? 1932 में, वर्धा में। इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज, इसके अध्यक्ष थे। अब दोस्तों इसे ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो ट्रिक देखिए, गांधी बजाज गौ सेवक थे। गौ सेवक से तात्पर्य दोस्तों गौ सेवा संघ, जबकि गांधी बजाज से तात्पर्य महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज। तो इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, तथा अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? जमनालाल बजाज। और संस्था का नाम क्या हुआ दोस्तों? गौ सेवक संघ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आचार सुधारणी सभा। इसकी स्थापना कब हुई? 1910 में।
स्थान की बात करें दोस्तों तो धौलपुर में। आचार सुधारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? 1910 में धौलपुर में। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे आचार सुधारणी सभा के? तो यमुना प्रसाद शर्मा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इन्हें हम दोस्तों आगे ट्रिक से देखेंगे। आचार सुधारणी सभा, इसकी स्थापना 1910 में हुई। कहाँ पर हुई? तो धौलपुर में। और संस्थापक कौन थे दोस्तों? यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दोस्तों आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में हुई धौलपुर में। इसके संस्थापक यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। अब इन दोस्तों ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, आचार विचार सुधार कर यमुना में स्नान करो। ट्रिक क्या है? आचार विचार सुधार कर यमुना में स्नान करो। इससे तात्पर्य दोस्तों, आचार विचार से तात्पर्य आचार सुधारणी सभा और इसके संस्थापक कौन थे? तो यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ट्रिक क्या हुई दोस्तों? आचार विचार सुधार कर यमुना में स्नान करो। यमुना से तात्पर्य यमुना प्रसाद शर्मा, जबकि आचार विचार से तात्पर्य आचार सुधारणी सभा। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? संस्थापक कौन थे? यमुना प्रसाद शर्मा और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जीवन कुटीर वनस्थली। इसकी स्थापना कहाँ हुई? टोंक में। कब हुई दोस्तों? तो 1929 में। जीवन कुटीर वनस्थली संस्था की स्थापना कहाँ हुई? टोंक में 1929 में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके संस्थापक। तो दोस्तों जीवन कुटीर वनस्थली के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। दोस्तों नेक्स्ट देखिए जीवन कुटीर वनस्थली, इसकी स्थापना कहाँ हुई? टोंक में। ये कब हुई दोस्तों? तो 1929 में। हीरालाल शास्त्री ने दोस्तों टोंक में वनस्थली में 1929 में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। शास्त्री जी और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की आकस्मिक मृत्यु के बाद शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जो वर्तमान में दोस्तों वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। पंडित नेहरू ने कहा था दोस्तों कि यदि मैं लड़की होता तो मैं तालीम के लिए वनस्थली ही आता। यह कथन किसका है दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेतीली और बलुई मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली या बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी यह राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इन्हें दोस्तों हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, ट्रिक है बालू रेत में बाबी जी नाचे। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, बालू रेत में बाबी जी नाचे। बालू रेत से तात्पर्य दोस्तों बलुई और मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसकी ट्रिक में देखिए दोस्तों, बाबी जी, इससे तात्पर्य दोस्तों बाबी जी से तात्पर्य बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, जबकि नाचे से तात्पर्य दोस्तों नागौर और चूरू। तो दोस्तों रेतीली, बलुई और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू क्षेत्र में। और इसकी ट्रिक क्या थी दोस्तों? बालू रेत में बाबी जी नाचे। ये थी दोस्तों रेतीली और बलुई मरुस्थलीय मिट्टी, और इनका प्रसार राजस्थान में कहाँ है? तो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू क्षेत्र में। आशा करता हूँ ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमार, थैंक्स।